20 वर्षीय प्रश्नकर्ता हैं, MBBS के दूसरे साल में हैं। लिखते हैं कि मेरा बचपन से ही देशभक्ति के माहौल में पला बड़ा हूँ और खुद भी देशभक्त हूँ, पर साथ ही साथ विदेश जाने के प्रति भी मेरे मन में बहुत रुचि रहती थी। इसी बात से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने फिर अपने आप को समझाया और अपने मन से ये विचार निकाल दिया। पर मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का भी बहुत शौकीन हूँ। पिछले 1 साल से मेरा मन बार बार इस विचार से तकलीफ़ में है कि तुम्हारी देशभक्ति सच्ची नहीं है, क्योंकि तुम तो वेस्टर्न क्लासिक म्यूज़िक पसंद करते हो और अब भी तुम्हारे मन में विदेश जाने की रुचि है। आचार्य जी कृपया समाधान सुझाएं। नहीं, देखो, बात समझनी पड़ेगी। हम अभी कह रहे थे कि भारत की मूल पहचान अध्यात्म है। किनका सवाल है? अध्यात्म सीमाएं नहीं सिखाता। अध्यात्म नहीं कहता कि किसी वर्ग से, जगह से, धारणा से, व्यवसाय से बंध कर पड़े रहो। अध्यात्म का संबंध सत्य और शांति से है। आध्यात्मिक व्यक्ति की निष्ठा सच्चाई की तरफ होती है, शांति की तरफ होती है, और उसकी निष्ठा किसी चीज से नहीं होती। इससे उससे किसी चीज से नहीं होती। तो ये जो तुमने कहा देशभक्ति के बारे में, ये देशभक्ति की बड़ी ही सीमित और संकुचित धारणा है कि देश से बाहर नहीं जाना है। और उससे भी ज्यादा संकुचित और छोटी बात तुमने वो कर दी कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, लेकिन लगता है कि कहीं मैं राष्ट्रद्रोही ना हो जाऊं अगर मैंने पाश्चात्य संगीत सीख लिया, शास्त्रीय। भारत से ज्यादा खुला देश कोई हुआ है? विचार की जितनी मुक्त उड़ान भारत ने भरी है, उतनी और किसने भरी है? तो ये मुझे बात ही सुनने में बड़ी विचित्र बल्कि हास्यास्पद लग रही है कि तुम वेस्टर्न क्लासिकल सीखोगे तो तुम्हारी देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा हो जाएगा। भाई, तुम जो कुछ भी पश्चिम से मिलता है सब कुछ सीखो। उनका भोजन सीखो, उनका ज्ञान सीखो, उनका संगीत सीखो, उनके खेल सीखो, उनका विज्ञान सीखो, उनका रहन सहन, तौर तरीका, उनका साहित्य, उनकी कलाएं सब सीखो। भारत तो शिष्यत्व का देश रहा है, ज्ञान के आग्रहियों का देश रहा है। सच्चे देशभक्त तुम तब होगे जब तुम भारत की स्पिरिट के साथ, भारत के तत्व के साथ न्याय करो। और जो भारत तत्व है वो बहुत बड़े दिल का है। वो अपने आप को फैलाना भी जानता है और दुनिया भर को अपने में समेट लेना भी जानता है।
पूरी दुनिया का कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो भारत आया हो और भारत ने उसके ऊपर अपने दरवाजे बंद कर दिए हों। तमाम भाषाएं भारत आई, भारत ने स्वीकारा। तमाम धर्मों के लोग भारत आए, भारत ने उन्हें स्वीकारा। ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया भर में हर जगह शोषित हो रहे थे, उनको भारत ने सप्रेम शरण दी। कितनी ही भाषाएं भारत की मिट्टी पर फली फूली, और फली फूली ही नहीं, उनका भारतीय भाषाओं के साथ संगम भी हो गया, मेल मिलाप हो गया, नई ही भाषाएं खड़ी हो गई। खान पान में ही देख लो, तुम आज जो खा पी रहे हो उस पर दुनिया के 36 मुल्कों की मुहर लगी हुई है। चार महाद्वीपों की खुशबू है तुम्हारी थाली में। हाँ, भारत की खूबी इसमें है कि कुछ है एक केंद्रीय भारतीयता जैसी चीज जो कभी नहीं बदलती। उसको तुम किसी भी रंग में रंग लो, उसका मूल तत्व अनछुआ, अस्पर्शित, अनरंगा ही रह जाता है। उसको मैं आत्मा कहता हूं, उसको अध्यात्म कहता हूं, उसको सत्य कहता हूं। ये सब चीजें भी कि भारतीय लोग समुद्र यात्राएं नहीं करते, विदेश भ्रमण नहीं करते, ये सब बहुत बाद में आई हुई रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं। पुराने हिंदुस्तानियों ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करी थी, दूर तक जाते भी थे और दूर वाले यहां आते भी थे। चीनियों के बारे में तुम जानते ही हो, स्कूल की इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, भ्रमण करते करते हिंदुस्तान आ जाते थे। और चीनी हिंदुस्तान आए, उससे पहले हिंदुस्तानी चीन गए। चीन तक बौद्ध धर्म किसने पहुंचाया? लंका तक किसने पहुंचाया? दक्षिण पूर्व एशिया तक किसने पहुंचाया? भारतीय ही तो थे, तो जा रहे थे। जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिस्र में मिलती हैं। और हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व वर्ष 3000 की। ईसा के जन्म से 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। रास्ता देख पा रहे हो कितना है? कहां पर थी सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी में थी भाई, और कहां थी? तो सिंधु घाटी, पंजाब, इधर थोड़ा राजस्थान, थोड़ा गुजरात, थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यहां से आयात निर्यात व्यापार कहां को हो रहा था? मिस्र को हो रहा था। तो जहाजी वह तो नहीं जाते होंगे, जहाज के साथ जहाजी भी जाते होंगे। लोग आ जा रहे थे, और आ जा रहे थे तो ऐसा तो नहीं है कि अपने साथ पैक्ड लंच लेके जा रहे थे। जाते होंगे तो वहाँ का खाते पीते भी होंगे, वहाँ की भाषा, रीत रिवाज, खान पान भी सीखते होंगे। क्या पता संगीत भी सीखते हो। ये तो बड़ा गुनाह कर दिया है। मिस्र का संगीत,
पंजाब की नदियों के तट पर बसने वाला गा रहा है, ये कोई बात है? अपराध है? कैसे नहीं। तो ये सब कुछ नहीं कि बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम अध्यात्म को याद रखो, यही सच्ची देशभक्ति है। अगर भीतर अध्यात्म बसा हुआ है तो भारत बाहर तुम सारे वो काम करोगे जो ठीक है, और भीतर अगर तुम्हारे अध्यात्म बसा हुआ है तो यकीन जानो तुम्हारे हर कर्म से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी तरीके से ये जो भारत देश है इसको भी लाभ हो ही जाएगा। और अगर तुम्हारे भीतर अध्यात्म नहीं बसा हुआ है लेकिन तुम कहते हो मैं बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, रहूंगा तो मैं दिल्ली में ही, तो तुम दिल्ली की छाती पे बोझ ही हो। राष्ट्रभक्ति इसमें नहीं है कि मूर्खानंद हैं लेकिन बैठे हुए हैं हिंदुस्तान की छाती पर। राष्ट्रभक्ति तुम्हारे जागरण में है। उठो, जगो, जानो, समझो। और जानने समझने की प्रक्रिया में विदेशों का भ्रमण करना पड़े, वहाँ कुछ समय रुकना भी पड़े या वहाँ बस ही जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के नवजागरण में जो एक प्रमुख नाम लिया जाए वो स्वामी विवेकानंद का है। वो नहीं गए होते शिकागो 1893 तो तुम आज प्रेम और गौरव के साथ उनके उस संभाषण को याद कर लेते? कहो। और वो ऐसा नहीं था कि गए थे और अगले दिन फ्लाइट लेके वापस आ गए। फिर वो गए थे तो वहाँ लंबा रुके थे, और फिर अमेरिका ही नहीं थे, अमेरिका से यूरोप भी गए थे, फिर भारत आए थे। दिक्कत तब होती है जब तुम विदेश की ओर भागते हो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये बात कुछ मुझे पसंद नहीं आती। आईआईटी में था तो मेरे साथ के लोग थे, प्रथा मजाक में शुरू हुई होगी, फिर आदत बन गई। वो अमेरिका को वतन नाम से संबोधित करते थे, और जो लोग जीआरई वगैरह की परीक्षा दे रहे होते थे उनको बोलते थे ये वतन के खिलाड़ी हैं। तो किसी ने शुरू शुरू में मजाक मजाक में कह दिया होगा कि मेरा वतन तो अमेरिका ही है। फिर कैंपस में अमेरिका के लिए शब्द ही पड़ गया वतन, कि यार अगले पास आउट होऊंगा, हाँ 5 महीने बाद तो वतन के टिकट करा लिए। फिर बात मजाक की नहीं रही, फिर वो बात धीरे धीरे प्रचलित मुहावरा बन गई, जबान पर चढ़ गई, वतन। ये बात ओछी है, घटिया है। तुम कहीं के नहीं, तुम्हारी कोई जड़ नहीं, कहीं के नहीं, न धर्म है न देश है। एक दफे जाने कविता लिखी थी, जाने 2 पंक्तियां लिखी थी, कुछ इस तरीके से था कि ऐसी भी क्या भूख यारों कि जिधर दाना दिखा चल दिए, ऐसी भी क्या भूख यारों कि जिधर दाना दिखा चल दिए, देखो शान से खड़ा हूं मैं अपनी मिट्टी पर अपना हल लिए। शायद इन्हीं वतन के खिलाड़ियों को देख करके लिखी थी। बड़े लंबे समय तक तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था, अब बनवाना ही नहीं है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
ऐसा नहीं कि मुझे विदेश यात्रा से कोई अरुचि है कि चिढ़ जाएंगे, शान से जाएंगे, शौक से जाएंगे, पर्यटन के लिए जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, काम के लिए जाएंगे, लालच के लिए नहीं जाएंगे, भिखारी की तरह नहीं जाएंगे। आए हैं 2 रोटी दे दो, अरे अपने घर में भी है रोटी, रोटी की व्यवस्था यहीं हो जाएगी। और फिर क्यों ना अपना काम, अपना रुतबा, अपना स्थान, अपना मर्तबा इतना ऊंचा किया जाए कि वही यहां आ जाए। ऐसा होने भी लगा है। हाँ? कुछ उड़कर आते हैं स्काई से, जो स्काई से नहीं आ पाते वो स्काइप से आते हैं। हम भी जाएंगे, पर कटोरा लेके नहीं जाएंगे भाई। कटोरा लेके हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई विशेष अहंकार है विदेशियों के खिलाफ। कटोरा लेके तो हम अपने पड़ोसी के सामने ना जाएं, कटोरा लेके हम अपने परिवार वालों के सामने ना जाएं, कटोरा लेकर के हम आईने के सामने ना जाएं। खुद से नजर कैसे मिलाएंगे? तो कटोरा लेकर के इमिग्रेशन, वो कुछ बात ठीक नहीं है। उसके अलावा सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, आनंद के लिए विदेशों में जितना भ्रमण करना हो करो, उनसे जो जानना हो, जो सीखना हो सीखो, उनसे मित्रता रखो, बंधुत्व रखो, प्रेम हो जाए प्रेम करो, विवाह भी करना हो वो भी करो शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। पर लालच वगैरह नहीं, भिखारी की तरह नहीं। साहब हमारे समझा गए हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। तन में मन भी जोड़ दो, तन मन एक ही है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाओ, पर ये तन के लिए कि बढ़िया कपड़ा पहनने को मिल जाएगा, या मन के लिए कि सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, कुछ हैसियत रुतबा मिल जाएगा, इनके लिए कहीं मांगने मत निकल जाना। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मांगना कभी तो उसके लिए मांगना, परमार्थ के कारणे मोहे ना आवे लाज। तब बिल्कुल निर्लज्ज होकर के बच्चे की तरह ऐसे खड़े होकर मांग लेना।